हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने आए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो रफ कॉपी लेके बैठिए। अगर आप रफ कॉपी लेके बैठेंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने आए हैं, तो फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अलंकार। तो पहले मैं आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन बता दूं, इसके बाद मैं सिमिली मेटाफर उसके प्रकार, फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रकार बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। देखिए, इसकी दो परिभाषाएं हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिएगा। तो पहला वाला ही सबसे अच्छा है। देखिए, काव्य हिंदी में बोलते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, ये उसकी परिभाषा है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन from the ordinary use of words with a view of increasing their effects। जो फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार, डेविएशन मतलब होता है उल्लंघन करना, फ्रॉम द किससे? ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स, जो सामान्य तौर पर वाक्य यूज किए जाते हैं उनका वो क्या करता है? उल्लंघन करता है। कौन? फिगर ऑफ स्पीच। विथ ए व्यू ऑफ इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट्स, उन वर्ड के जो प्रभाव होते हैं उनको बढ़ा देता है। तो आप लोग ऑर्डिनरी मतलब मैं आप लोगों को बता दिया आमतौर पर। डेविएशन मतलब होता है उल्लंघन करता है। फिगर्स ऑफ स्पीच मान ले अलंकार, अलंकार जो होता है वो उल्लंघन करता है। जो आप सामान्य तौर पर भाषा यूज करते हैं उन भाषा का वह उल्लंघन कर देता है, उनके इफेक्ट, उनके प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। तो हिंदी में इसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में इसकी परिभाषा होगी, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट्स। तो मैं आप लोगों को इसका भी हिंदी में बता दिया कि फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार होता है, डेविएशन मतलब होता है उल्लंघन कर देता है, ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स जो सामान्य तौर पर वाक्य यूज किए जाते हैं उनका उल्लंघन करके उनके प्रभाव को और अत्यधिक बढ़ा देता है, इसी को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आपका परिभाषा हो गया, यानी आपका डिफिनीशन फिगर ऑफ स्पीच का हो गया। तो अब मैं आप लोगों को इसके प्रकार बताता हूँ। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें निम्नलिखित फिगर ऑफ स्पीच अनेक हैं, परंतु इंटर के पाठ्यक्रम में केवल निम्नलिखित 7 अलंकार ही निर्धारित हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं। आपके इंटर के सिलेबस में केवल आप यहाँ पर देखेंगे 7 ही प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच आपको दिखेंगे। तो पहला आपका है सिमिली, जिसे हिंदी में उपमा कहते हैं। दूसरा आपका है मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक कहते हैं। और तीसरा आपका है पर्सनिफिकेशन, जिसे हिंदी में आपका मानवीकरण कहते हैं। चौथा है एपास्ट्राफे, जिसे हिंदी में संबोधन कहते हैं। पांचवा है ऑक्सीमोरन, जिसे हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। हाइपरबोलिक अतिशयोक्ति अलंकार है। ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार है। तो आपको मैं शुरू से बताऊंगा, पहले सिमिली क्या है ये बताऊंगा, इसके बाद उसके आगे के प्रकार बताता जाऊंगा। तो आप लोग देखिए सिमिली किसे कहते हैं। सिमिली क्या है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल। ये पूरा मैं आप लोगों को इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला डिफिनीशन इसका देखिए, कभी कभार डिफिनीशन भी पूछ देता है, नहीं तो आपको दे देगा परीक्षा में कि आप 2 ही एग्जाम्पल लिखिए। तो आप डिफिनीशन सब कुछ याद करके रखिए, आपको ही आसानी होगी। तो ए सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट one point is common. The word as, like, as, so are used for comparison। तो कंपेरिजन मतलब होता है तुलना करना। ये वर्ड्स हैं एज, लाइक, सो, इन वर्डों का यूज किया जाता है क्या? तुलना करने के लिए। तो ये सिमिली जो है इसको उपमा हिंदी में कहते हैं। कंपेरिजन मतलब होता है तुलना करना। बिटवीन, बिटवीन मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यह तुलना करता है। डिफरेंट काइंड्स जो अलग होती हैं, यानी अगर एक पेंसिल है तो दूसरा कुछ और होगा, दूसरा आम से तुलना कर देगा। पेंसिल
और पेंसिल से तुलना नहीं की जाएगी, कलम कलम से तुलना नहीं की जाएगी, पेंसिल की तुलना किसी दूसरे से की जाएगी। जैसे आम की तुलना पेंसिल से कर दे, व्यक्ति की तुलना किसी परी से कर, किसी बादल से कर दे, तब जब दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे सिमिली की तुलना की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यही समझना है कि सिमिली का तुलना कब किया जाता है, उनमें डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होता है। जैसे मान लीजिए ये आप हैं या राम है, राम की तुलना किससे होगी, राम की तुलना मोहन से आप नहीं करेंगे कि राम का तुम मोहन से हो जाएगा, तो आप राम की तुलना किससे करेंगे, बादल से। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ए सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। तो इन वर्डों का यूज किया जाता है जब आप दो वस्तुओं का तुलना करेंगे तो उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, दोनों में कुछ समान होना चाहिए, तभी ना आप तुलना करेंगे। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को सरल एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सी तीसरा वाला है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। देखिए यहाँ पे एज आया है, यहाँ पे कंपेरिजन का वर्ड एज है, लाइक है, सो है। तो इन्हीं वर्डों, जहाँ पे आपको ये वर्ड दिख जाएं कंपैरिजन में, तो आप समझ लीजिए वही क्या है, सिमिली है। तो सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, तो यहाँ पर देखिए एज है, तो एज आ गया, तो आप समझ लीजिए ये क्या है, सिमिली है। तो सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह ताज़ा है किसकी तरह, एज ए ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस की तरह। तो ये आपका सिमिली हो गया। इट ड्रापेथ एज ए जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, इसका है इट ड्राफेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। देखिए यहाँ पे एज आया है, तो आप समझ लीजिए ये क्या है, ये सिमिली है। वह ऐसे टपक पड़ा जैसे स्वर्ग से कोई सज्जन बूंद टपक पड़ती है। वह कैसे टपक पड़ा, जैसे स्वर्ग से कोई सज्जन बूंद टपक पड़ती है। तो एज आ गया है, तो ये क्या है, सिमिली है। अब आप और एक एग्जाम्पल देखिए, और सरल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़े इसके सिमिली की पहचान भी आप लोगों को समझा दूं। दो वस्तुओं भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, इसमें आपको यही देखना होगा सिमिली आप कैसे पहचानेंगे। दो वस्तु भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, दोनों में कम से कम एक बात यानी एक गुण समान होना चाहिए। समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक, एज, सो का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। यदि तुलना एक ही जाति एक ही वस्तुओं में की गई हो तो वह सिमिली नहीं होती है। जब यदि तुलना एक ही जाति की दो वस्तुओं में की गई हो तब वहाँ सिमिली नहीं होती है। यानी एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, तो इन दोनों में आप तुलना करेंगे तो यहाँ सिमिली नहीं होगी। तो सिमिली अगर होगा यानी उपमा अगर होगा तो वहाँ पे आपके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर ये आदमी है तो ये पेड़ होगा, तो इसकी तुलना जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिली होगा। तो अब देखिए सरल एग्जाम्पल बता दूँ, सबसे सरल है। तो द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, जो आपकी अंधेरी रात है वह किसकी तरह काली है, एक काले पत्थर की तरह आपकी जो रात है काली है। एज का देखिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, जो रात है वह एक ब्लैक स्टोन की तरह काली है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ पे देखिए आई वंडर्ड लोनली एज का प्रयोग किया गया है, तो आप समझ जाएंगे यह सिमिली है। इसका मतलब है मैं अकेला रहता हूँ, मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूँ। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूँ। तो बादल की तरह यानी एज, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, जो काली रात है वह जो रात है डार्क नाइट यानी काली रात, वह है ब्लैक स्टोन काले पत्थर की तरह है। किसकी तरह है, काले पत्थर की तरह। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, एज, लाइक, एज, सो जहाँ पर यूज हो वहाँ पे सिमिली होगा। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा जो हृदय है वह किस तरह है, लाइक सिंगिंग ए बर्ड, एक गाना गाते हुए पक्षी की तरह। तो यहाँ पर देखिए लाइव लाइक ए हर्मिट
एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। देखिए यहाँ पे कंपेरिजन का वर्ड लाइक किया गया है, तो इसे आप बता देंगे या सिमिली है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सिमिली पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को मेटाफर समझाता हूँ। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर मतलब होता है रूपक, रूपक अलंकार। मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी मेटाफर मतलब होता है रूपक यानी रूपक अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार। तो फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर का, तो यानी मेटाफर का आप परिभाषा देखिए पहले, इसके बाद मैं आप लोगों को उसकी पहचान सब कुछ बता दूंगा। आप लोग एकदम आराम से पढ़िए। यहाँ से देखिए आप लोग, ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। जो यह आपका मेटाफर होता है यानी रूपक अलंकार, एक तरह की लुप्त या छिपी हुई सिमिली की तरह है, सिमिली ही है। लाइक ए सिमिली, इट डज नॉट लाइक सिमिली, यह सिमिली की तरह नहीं है, बस यह है ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यह एक प्रकार की लुप्त या छिपी हुई सिमिली बस है। यानी अगर आप आराम से समझने, तो जो आपका मेटाफर है उसका जन्म ही सिमिली से ही हुआ है। तो जब जन्म सिमिली से हुआ है, जब ये सिमिली है, ये मेटाफर है, मेटाफर का जन्म सिमिली से हुआ है। तो मेटाफर सिमिली की तरह आप कहेंगे, सिमिली से इसका जन्म हुआ है कि इसका मेटाफर की तरह, तो एकदम सिमिली की तरह तो यह लगेगा ही नहीं। बस कुछ गुण इसके क्या होंगे, कॉमन होंगे कुछ गुण, तो यह उसकी तरह नहीं होगा। तो आप लोग समझिए, बस मेरे भाव को मैं आप लोगों को पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। तो ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, जो रूपक है एक तरह की लुप्त या छिपी हुई सिमिली है। इट डज नॉट लाइक सिमिली, यह सिमिली की तरह नहीं होता है। स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक एनदर और एक्ट्स एनदर, बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एज इफ द टू थिंग्स वेयर वन। इसमें क्या होता है, यह सिमिली की तरह तो नहीं बताती है, यह जो है यह सिमिली की तरह यह नहीं बताती है कि एक वस्तु दूसरी भांति की तरह कैसे भिन्न है, या कैसे समान है, या कैसे एक तरह है। भिन्नता तो इसमें नहीं बताएगा, हमेशा समानता ही देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यह निकल के आती है, यह सिमिली की तरह यह नहीं बताता कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की भांति है, परंतु यह प्रकट करती है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं। आप उसमें पढ़ते थे कि सिमिली में आप पढ़ते थे कि राम जो है वह एक वृक्ष की तरह है। राम क्या है, एक वृक्ष की तरह है। आप मेटाफर में पढ़ेंगे राम ही वृक्ष है। राम ही क्या है, राम ही वृक्ष है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर वाले में डिफिनीशन जो था, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेरेड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स कंपेरिजन एज लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड। इसमें जो सिमिली में एज लाइक एज सो आर वर्ड जो यूज होते थे वह इसमें यूज नहीं होंगे। ये रूपक अलंकार है। तो आप सबसे चीज़ देखिए, आपको जो डिफिनीशन अच्छा लगे, ये वाला तो ये याद कर लीजिए, ये वाला तो ये याद कर लीजिए। तो सबसे सरल यही है, तो यही वाला आप लोग याद कर लीजिए। मेटाफर में एज लाइक एज सो आर कंपेरिजन के जो वर्ड यूज होते हैं इसमें यूज नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूँ, आप लोगों को एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने निकल के आता है, लाइफ इज ड्रीम। अगर लाइफ इज लाइक ए ड्रीम होता तो आप इसे सिमिली बता देते, लेकिन लाइफ इज ड्रीम, लाइफ ही क्या है, स्वप्न है। लाइफ ही स्वप्न है, लाइफ स्वप्न की तरह है या सिमिली हो जाएगा, लाइफ ही स्वप्न है या आपका मेटाफर हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊँट है वह रेगिस्तान का जहाज है। अगर ऐसे कहता, द कैमल इज द शिप, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो आप इसे सिमिली कहते। लेकिन द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट ही रेगिस्तान का जहाज है, तो आप इसे क्या कहेंगे, मेटाफर कहेंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है सिमिली और मेटाफर में पहचानने का। मेटाफर में एज लाइक एज सो जो वर्ड यूज होते हैं कंपेरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, वो यूज नहीं होते हैं। तो एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास ही इंडिया के शेक्सपियर हैं। अगर ऐसे पूछता कालिदास इज लाइक ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये सिमिली हो जाता। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास ही इंडिया के शेक्सपियर हैं, तो ये आपका मेटाफर हो जाएगा। जैसे देखिए, लाइफ इज नॉट
ए बेड रोजेज। इसका मतलब है जो हमारा जीवन है, बेड रोजेज का मतलब यहाँ है गुलाब के बिस्तर से, मेरा जीवन गुलाब के बिस्तर ही है। तो अगर ऐसे होता लाइफ इज लाइक ए बेड रोजेज, तो आपका जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह है, तो यह आपका सिमली हो जाता। तो लाइफ इज नॉट ए बेड रोजेज, हमारा जीवन जो है वह गुलाब के बिस्तर की तरह नहीं है। पहले मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया था, यहाँ है लाइफ इज नॉट ए बेड रोजेज, जो आपका जीवन है वह गुलाब के बिस्तर की तरह नहीं है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका मेटाफर हो जाएगा। तो इतने एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके बुक में और सारे एग्जाम्पल होंगे। तो पहले अगर मैं आप लोगों को रास्ता दिखा दूं, अगर मैं आप लोगों को चलना सिखा दूं और रास्ता ना दिखाऊं किस रास्ते पे चलना है, तो आप कैसे चलोगे। तो मैं आप लोगों को चलना सिखा दिया हूं और रास्ता भी दिखा दिया हूं, अब आप चलेंगे अपने मन से तो आप अच्छी तरह से चलेंगे। तो आपको मेटाफर भी समझ में आया होगा। तो अब आप क्या आगे वाला क्या आप देखेंगे, आगे आपको तीसरा आपका है पर्सनिफिकेशन, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार हिंदी में कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ ए पर्सन हैविंग लाइफ। इस अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तथा भावों को सजीव मानकर, थॉट्स एज ए पर्सन हैविंग लाइफ, यह ऐसा व्यक्त करता है जैसे मानो व्यक्ति मरा नहीं हुआ है, वह जीवित है। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस सब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थॉट एज ए पर्सन हैविंग लाइफ है। जो है मानवीकरण अलंकार क्या करता है, पर्सनिफिकेशन यानी जैसे कोई चीज़ मृत है उसको यह जीवित की भांति प्रस्तुत करता है। जहाँ पर आप देखिए कोई चीज़ मृत्यु है और उसे सजीव की भांति प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो वहाँ पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है। यानी इन पर्सनिफिकेशन डिफिनीशन क्या बोलता है, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थॉट एज ए पर्सन हैविंग लाइफ है। यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो मर गए हैं उनको यह कैसे प्रस्तुत करता है, जैसे कि उसमें जीवन है, पर्सन हैविंग लाइफ है। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सरल है। एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आप अलंकार को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, जो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर है, अवसर क्या है, अवसर को आप देखे हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, अवसर जो है दरवाज़ा खटखटाता है, अवसर केवल अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। अवसर जो क्या वो जीवित चीज़ है कि वह दरवाज़ा आपका खटखटाएगा, यहाँ पे आपका दरवाज़ा है, अपॉर्चुनिटी मरा हुआ है, अपॉर्चुनिटी में जीवित यह है नहीं, बस एक भाव है कि अवसर, तो यह आपका आएगा दरवाज़ा खटखटाएगा, आपको सुनाई देगा कि दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो यही इसमें है कि पर्सनिफिकेशन में कोई चीज़ मृत है उसके सजीव की भांति प्रस्तुत किया जाता है। द अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो जहाँ पर ऐसे भाव प्रस्तुत हों तो वहाँ पे आपका पर्सनिफिकेशन अलंकार हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप एकदम आराम से समझ लेंगे कि यह क्या है, यह पर्सनिफिकेशन है। दूसरा एग्जाम्पल आपका, मैं बहुत ही सरल एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूँ समझने के लिए। एनाक्सिटी सिटिंग ऑन हर फेस, एनाक्सिटी मतलब होता है चिंता, सिटिंग मतलब बैठी हुई है, ऑन हर फेस आपके चेहरे पर। क्या चिंता आपके चेहरे पर बैठी हुई है, क्या आपको दिख रहा है कि आपके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है, यानी यह एक भाव है, यह इसे एक जीवित की भांति प्रस्तुत कर रहा है। एनाक्सिटी बस एक चिंता है, यानी चिंता एक भाव है, आप बस उसे समझ सकते हैं, वह आपके चेहरे पर बैठी हुई है, आपको दिखेगी नहीं, यानी इसीलिए इसे मानवीकरण अलंकार पर्सनिफिकेशन अलंकार बोला जाता है, क्योंकि यह निर्जीव वस्तुओं की सजीव की भांति प्रस्तुत करता है। तो एनाक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता आपके चेहरे पर बैठी हुई है, इसका मतलब यह मानवीकरण अलंकार होगा। लव इज ब्लाइंड, ये जो आप टिक देख रहे हैं ब्लैक कलर के ऐसे लगे हुए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिक हैं। आप बहुत बार कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं ऐसे प्रश्न, इसीलिए ये टिक लगे हुए हैं, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए इतने ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इतने बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। लव इज ब्लाइंड, प्यार जो है वो अंधा है। प्यार को आप कभी देखे हैं
क्या वह प्यार चलता फिरता आदमी है? नहीं, प्यार बस एक भाव है, वह अंधा है। या प्यार को क्या ऐसे बताया गया है कि वह अंधा है, यानी कोई प्यार चलता फिरता आदमी है वह अंधा है। प्यार कोई आदमी नहीं है, प्यार एक भाव है। उसको कैसे बताया गया है कि प्यार एक अंधा है, प्यार लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा, मानवीकरण अलंकार कर दिया गया, बढ़ाया गया नहीं, बस मानवीकरण, यानी जो मृत चीज़ है उसे सजीव की भांति प्रस्तुत कर किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, ए लाई हैज़ नो लेग, लाई मतलब होता है झूठ, हैज़ मतलब उसके पास, नो लेग मतलब पैर, यानी झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। क्या झूठ कोई चलता फिरता आदमी है कि उसके पैर हैं? लाई यानी झूठ एक भाव है, उसके पास कोई पैर नहीं है, वह एक भाव है। ए लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाव बताया गया है, उसे मृत चीज़ है, लाई झूठ है, उसे एक सजीव की भांति प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जहाँ पर मृत चीज़ को सजीव की भांति प्रस्तुत किया जाए वहाँ पर पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो इन एग्जाम्पलों को आप समझिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को अगला बताता हूँ, एपास्ट्राफे अलंकार, यानी एपास्ट्राफे को हिंदी में संबोधन कहते हैं। यह सबसे सरल है पहचानने में, इसे आप देखते ही समझ में आपको आ जाएगा कि यह एपास्ट्राफे है। तो एपास्ट्राफे आपके स्क्रीन पे आता हुआ, ये देखिए आपका एपास्ट्राफे, इसे हिंदी में संबोधन कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? एन एपास्ट्राफे इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent, आर टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया। तो एन एपास्ट्राफे वह अलंकार है, एपास्ट्राफे वह अलंकार है, इज ए डायरेक्ट एड्रेस जिसमें टू द डेड मृत, टू द absent अनुपस्थित, आर टू ए पर्सनिफाइड, पर्सनिफाइड अभी आप पर्सनिफिकेशन पढ़े हैं, मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफाइड मतलब होता है आपका मानवीकरण, टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर आइडिया, जिसमें मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है, यानी इसमें मृत को संबोधित किया जाता है, अनुपस्थित को संबोधित किया जाता है, मानवीकरण द्वारा किए हुए पदार्थ या उन पर विचार जो होते हैं या विचार को संबोधित किया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, इसमें बस इन्हीं चीज़ों पर क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जहाँ पर संबोधन का चिन्ह आ जाए वहीं पर आप क्या बोलेंगे, मानवीकरण, यहाँ पर एपास्ट्राफे अलंकार होगा, सॉरी, जहाँ पर संबोधन का चिन्ह आ जाए, जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाए वहाँ पर क्या होगा, एपास्ट्राफे संबोधन अलंकार होगा। तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए, बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, वेयर आर यू डियर, ओ स्वतंत्रता तुम इतनी प्यारी क्यों हो, ओ लिबर्टी। यहाँ पर देखिए ये संबोधन का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, संबोधन का चिन्ह ऐसे होता है। तो जहाँ पर संबोधन का चिन्ह आ जाए वहाँ पर एपास्ट्राफे अलंकार हो जाएगा, वहाँ पर संबोधन अलंकार हो जाएगा। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, ओ लिबर्टी, ओ स्वतंत्रता तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसे भाव हों, अगर यहाँ पर संबोधन का चिन्ह हो तो आप बताएंगे एपास्ट्राफे अलंकार है। जब मेरे अंदर जोश आ रहा है पढ़ते वक्त तो आपके अंदर जरूर आना चाहिए। ओ डेथ कम सून, ओ मृत तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। यहाँ पर देखिए संबोधन का चिन्ह है, तो यह कैसा अलंकार है, यह एपास्ट्राफे अलंकार है। ओ डेथ कम सून, ओ मृत जल्दी आओ, तुम कहाँ हो यार मृत्यु, जल्दी आओ। ओ डेथ कम सून से तुम जल्दी आओ। तो यहाँ पर देखिए संबोधन का चिन्ह है, तो आप इसे क्या बताएंगे, यह एपास्ट्राफे अलंकार है। तो आप लोगों को मैं थोड़े एपास्ट्राफे संबोधन का एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप लोग उसे भी समझ लीजिए। जैसे आपको दिया हो, जैसे देखे, ओ डेथ वेयर इज दे स्टिंग, ओ डेथ तुम कहाँ बैठी हुई हो, तो यानी ओ लिखा रहेगा ऐसे, ओ डेथ DEATH। अगर आपका इसके बाद संबोधन का चिन्ह आ जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यह एपोस्ट्रोफे यानी संबोधन अलंकार है। तो आप लोग संबोधन अलंकार पहचानने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आशा करता हूँ एपोस्ट्रोफे आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ऑक्सीमोरॉन बताता हूँ। ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में विरोधाभास कहते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पे आता हुआ।
अब जितने ही अलंकार के प्रकार आएंगे बहुत ही सिंपल हैं, आप बहुत ही सरल हैं, देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है। तो ये देखिए ऑक्सीमोरॉन, ओनोमोटोपोइया, वो सॉरी ऑक्सीमोरॉन आना था, मैंने ओनोपोइया खोल दिया। तो ऑक्सीमोरॉन आपके स्क्रीन पे आता होगा। तो ऑक्सीमोरॉन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग देखिए ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इन दिस आप जितने भी अलंकार आएंगे बहुत ही सिंपल हैं, बस आप लोगों को समझना होगा। मैं समझने की भी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, एक वीडियो मैं अलग से बताऊंगा जिसमें फिगर ऑफ स्पीच के समझने के पूरे ट्रिक होंगे। ट्रिक तब आप अभी समझेंगे जब आपको फिगर ऑफ स्पीच पूरी तरह से आ जाएगा, तो आप आराम से समझ जाएंगे। तो देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑब्जेक्ट्स क्वालिटी आर एडेड द सेम थिंग्स। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण दिखाए जाते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटी, दो 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 विरोधी गुण, क्वालिटी मतलब होता है गुण, अपोजिट मतलब होता है विरोधी, आर एडेड द सेम थिंग्स, यानी जोड़ी हुए होते हैं, सेम थिंग्स एक ही वस्तु में। तो आप लोगों को मैं एग्जांपल अब बताता हूँ, आप लोगों को आराम से समझ में आएगा होगा। एक बार मैं परिभाषा आप लोगों को और बता दूं, शायद समझ में न आया हो। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटी, दो विरोधी गुण, आर एडेड द सेम थिंग्स, दो विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, यानी ऐड है, एडेड मतलब होता है जोड़ दिया गया है या दिखाया जाता है। सेम थिंग्स एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु में दो विरोधी गुण, यानी टू अपोजिट क्वालिटी, दो विरोधी गुण दिखाए जाते हैं। तो हिंदी में आप एक बार और पढ़ लीजिए, इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण दिखाए जाते हैं। वो गुण कौन से हैं भैया, आप लोग देखिए। एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ही इज रेगुलर इरेगुलर, वह नियमित हो, रेगुलर मतलब होता है नियमित, इरेगुलर माने अनियमित, वह नियमित होते हुए भी क्या है, अनियमित है। तो जहाँ पर ऐसे भाव उत्पन्न हो तो भैया आप वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लगाइएगा, तो आप समझ जाएंगे यहाँ तो एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, हम झूठ ही इधर उधर सोच रहे हैं क्या होगा। तो ही इज रेगुलर इरेगुलर, वह क्या है, नियमित होते हुए अनियमित है। जहाँ पर, ओ सॉरी यार, एपॉस्ट्रॉफी नहीं, मैं आप लोगों को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। ऑक्सीमोरॉन लगेगा, ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है विरोधाभास, एपॉस्ट्रॉफी मतलब तो होता है संबोधन। यहाँ पर आपको संबोधन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ही इज रेगुलर इरेगुलर, वह नियमित होते हुए कैसा है, अनियमित है। यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होगा, विरोधाभास होगा। भैया ये कैसे सही होगा कि वह नियमित है फिर भी अनियमित है, तो भैया यही तो चीज़ है, इसीलिए इसका नाम विरोधाभास रख दिया गया, ऑक्सीमोरॉन अलंकार। तो दूसरा क्या है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। अरे भैया कैसे उसके पास कुछ भी नहीं है और फिर उस कह रहे हैं आप उसके पास सब कुछ है, ये कैसे संभव है। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो जहाँ पर ऐसे भाव आ जाएं तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होगा, विरोधाभास। तो आपको एक एग्जाम्पल और दो तीन बता दूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा स्पष्टीकरण भी आप देख लीजिए। जब एक व्यक्ति में परस्पर विरोधी गुण हैं, कथन असत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से देखने पर पाते हैं कि कथन सत्य है। इसका तात्पर्य है कि संबोधित व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है। इसी तरह उदाहरण में एक प्रसन्न व्यक्ति निर्धन है लेकिन उसके पास संतोष है, यही उसके लिए सब कुछ है। यानी आप देखेंगे अगर एग्जाम्पल दिया रहेगा तो उसे वह आपको अर्थ उसका गलत दिखेगा, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे ना भैया ना, तो वह अर्थ आपको सही दिखेगा। इसीलिए तो इसका नाम है विरोधाभास, ऑक्सीमोरॉन अलंकार। तो एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा। तो देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट, जो आपका जीवन है ना भैया, बिटर मतलब होता है कड़वा और स्वीट मतलब होता है मीठा। तो आपका जीवन जो है, बिटर मतलब मैं आपको क्या बताया, कड़वा, और स्वीट मतलब मीठा। आपका जीवन कड़वा और मीठा है भैया, ऐसा कैसा हो जाएगा, मेरा जीवन कड़वा मीठा दोनों कैसे हो जाएगा। तो भाई यही सच्चाई है, आपका जीवन कभी कड़वा होता है कभी मीठा। तो लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ जो जीवन है वो कड़वा और मीठा होता है। ही वाज फीलिंग सी पेन, ही वाज वह महसूस किया था, ही वाज मतलब भूतकाल की बात हो रही है, फीलिंग मतलब महसूस करना, स्वीट पेन मीठा दर्द। कोई मीठा पेन महसूस करता है या कोई मीठा पेन महसूस किया था। तो भैया कोई मीठा पेन महसूस कैसे करेगा, दर्द होगा तो बहुत तेज़ी से दर्द होगा। तो आप लोग इसे समझिए,
तो यहाँ पर आपको कथन असत्य सा प्रतीत होता दिखाई देगा, लेकिन वही कथन सत्य होता है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, जहाँ पर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ पर आप तर्स लगा दीजिएगा ये ऑक्सीमोरॉन है, यहाँ पर विरोधाभास की बात हो रही है। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है, तो मैं आप लोगों को इसीलिए 4 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोगों को अगला मैं बताता हूँ हाइपरबोले। इसे अतिशयोक्ति अलंकार है, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। वीडियो इसलिए लंबा बनता जा रहा है क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ बताता जा रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइपरबोले का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति। जहाँ पर किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। डिफिनीशन क्या बोलता है मेरा? इन हाइपरबोले थिंग्स आर सो आर ग्रेटर आर लेस, यानी ग्रेटर मतलब बढ़ा देना, लेस माने कम कर देना, बेटर आज वर्स यानी बहुत खराब बता देना, बहुत ही अच्छा बता देना, देन दे रियली आर जितने वो वास्तव में हैं उनसे कहीं अत्यधिक, या तो उन्हें अच्छा बता देना या तो खराब बता देना, या बड़ा कर देना या छोटा कर देना। इसे ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है। तो जहाँ पर उसके वास्तविकता से बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए या बहुत ही घटाकर बात की जाए वहाँ पर हाइपरबोले अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होती है। हाइपरबोले को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ। आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आता हुआ, तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, और ये भी वह इतना रोया कि ओशन ऑफ टीयर्स, ओशन मतलब होता है समुद्र, समुद्र के टीयर्स मतलब आंसू हैं, समुद्र के आंसू बहने लगे। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। अच्छा आप बताइए कोई व्यक्ति ऐसा रो देगा कि आंसू के समुद्र बह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ पर किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपका आ जाएगा हाइपरबोले मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल क्या आपका बोलता है? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल, ऐसा युद्ध हुआ कि खून की नदियाँ बह गई। भैया ऐसा कोई युद्ध हुआ है जहाँ पर खून की नदियाँ बह गई हों? तो आपका वर्ल्ड वार हुआ है वहाँ पे खून की नदी नहीं बही, महाभारत हुआ तो वहाँ पर खून की नदी नहीं बही। चलो महाभारत को मैं अपवाद मान लेता हूँ, कहानियों में सुनाया गया है कि खून की नदी वहाँ पर भी बही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पर भी खून की नदी नहीं बही थी। तो रिवर्स मतलब होता है नदी, ब्लड मतलब होता है खून, फ्लडेड मतलब होता है बहना, इन द बैटल युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। तो यहाँ पर कथन को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? अरे यार यहाँ पर तो हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार है, तो मैं इसे तो पहचान ही लूँगा। भैया क्यों नहीं पहचानेंगे? मैं इतना अच्छा जब पढ़ाऊँगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो हाँ, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति इंग्लिश में हाइपरबोले कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हाइपरबोले किसे कहते हैं। देखिए मैं बहुत ही सरल एग्जाम्पल ले आ रहा हूँ जिसे आप लोग आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और बता दूँ अगर आप लोग इच्छा चाहें तो? देखिए एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज से, इसका अर्थ क्या होता है? मैंने उसे उम्र भर नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे उम्र भर नहीं देखा, फॉर एज से, मैंने उसे उम्र भर नहीं देखा, मैंने उसे उम्र भर नहीं देखा। आप लोग समझिए, एक बार और मैं बोलता हूँ, मैंने उसे उम्र भर नहीं देखा। अच्छा आपके सामने कोई पैदा हो रहा है, आप उसे उम्र भर नहीं देखेंगे? अगर वो आपसे छोटा है तो आप उसे उम्र भर देख लेंगे ना? या आपसे बड़ा है, यानी आप मान लीजिए ये आप हैं, ये आपके बगल वाले पड़ोसी दादाजी हैं, तो आप उनके मरते तक आप उन्हें देख लेंगे, देख पाएंगे कि नहीं? तो एक चीज़ और है, या तो इसमें इतना बढ़ाया जा रहा है, एक चीज़ घटाया जा रहा है। क्या किसी को कोई उम्र भर देख पाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है भैया, उम्र भर, यानी अब उसकी मृत्यु पूरी हो गई है तो आप क्या उसे उम्र भर देखेंगे? अब कुछ और कोई उसकी उम्र होगी? तो यहीं पर यहाँ पर बात हो रही है, मैंने उसे उम्र भर नहीं देखा, यानी ये एक और उसे देखना चाहते थे, यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? यहाँ पर हाइपरबोले है, अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, द वेव्स रोलेड माउंटेन हाई, जो वेव्स जो
तरंगे हैं वो माउंटेन हाई यानी पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे सतह को क्या उतनी ऊंची रोल्ड कर जाती हैं यानी मूव कर लेती हैं। अगर यहाँ पे आपको वेब का समझ में नहीं आ रहा हो तो द ओशन वेव्स आप समझिए। द ओशन वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई यानी जो समुद्र की लहरें हैं वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जितना ऊंची उठ जाती हैं। यहाँ पर देखिए कथन को बढ़ा दिया गया है, तो जहाँ पर कथन को बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है हाइपरबोले, यानी इन दिस हाइपरबोले थिंग्स आर सून एज ए ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। जितना वो वास्तव में होते हैं उससे कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर बातें की जाती है। तो जहाँ पर ऐसे बातें हों तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर हाइपरबोले है। तो आप हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति अलंकार भी समझ गए हैं। तो आपका अब लास्ट है, आपका लास्ट है ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार, जो आपके स्क्रीन पे आता हुआ। अगर वास्तव में देखा जाए तो यह सबसे सरल अलंकार है। आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि यह ओनोमोटोपोइया है, क्योंकि ध्वनि हमेशा इसमें ध्वनि ही निकलेगी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। मैंने आपको बताया ना, अगर शब्द का बोध होगा तो आवाज़ से होगा, तो इसीलिए इसका नाम ध्वनि सूचक रख दिया गया। इसका डिफिनीशन बहुत सरल है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग। जो अर्थ का मीनिंग निकलेगा वो आवाज़ से निकलेगा। यहाँ पर आपको हिंदी में भी बता दिया गया, इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। साधारण भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जा सकता है। तो देखिए, आप आवाज़ को तो जान ही जाएंगे, आप कुत्ता कैसे भौंकता है, बिल्ली कैसे मीमो करती है, नदी की ध्वनि कैसे, इतना तो आप जानते होंगे, मधुमक्खी कैसी ध्वनियों की। तो जहाँ पर ऐसे ध्वनि निकलें तो वहाँ पर आँख मूंद के बताइएगा भैया ओनोमोटोपोइया है या तो ध्वनि सूचक है। यह हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, आई बेबल्स ऑन द पेबल्स। बेबल्स मतलब क्या होता है, कंकड़ पत्थर। पेबल्स मतलब क्या है, नदी की जो आवाज़ कल कल कर कर कहती है। आई बेबल्स ऑन द पेबल्स यानी कंकड़ पत्थरों पर नदी के बहने की कल 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 ध्वनि की आवाज़ आती है। आई पेबल्स ऑन द पेबल्स यानी कंकड़ों पर जब नदियाँ बहती हैं तो अगर मान लीजिए पत्थर है, रास्ते में पत्थर बिछा हुआ है, अब पानी बहता हुआ आ रहा है तो आवाज़ आएगी ना, कल 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 तर 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 आवाज़ आती है। तो यहाँ पर आई पेबल्स ऑन द पेबल्स यानी पत्थरों पर, कंकड़ पत्थरों पर नदियों के बहने की कलकल ध्वनि की आवाज़ को दर्शाया गया है। तो जहाँ पर ऐसा आ जाए भाव तो वहाँ पर आप ध्वनि सूचक, जहाँ पर आपको ध्वनि आ जाए भैया वहाँ पर ओनोमोटोपोइया लगाओ। मैं कह रहा हूँ आप आँख मूंद के लगाओ, आँख मूंद के लगाओ भैया, वहाँ पर ध्वनि सूचक अलंकार होगा। बी हग, ये बी हग है, नो। बी मतलब होता है मधुमक्खी, एच यू एम। हुम मतलब होता है क्या, भुन भुनाना। मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, भिन भिनाएंगी, उनका काम ही क्या है। ह्यूम शब्द से मधुमक्खी के भिन भिनाने का बोध होता है। यहाँ पर मैं आपको बताया जहाँ पर आवाज़ की बात आ जाए वहाँ पर क्या होगा, आपका ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार होगा। तो भैया ये लास्ट अलंकार है, आपका वीडियो बढ़ता जा रहा है तो आप लोग देखिए। बिहुम्स यानी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं। तो यहाँ पर आपके भाव से पता चल जा रहा है कि ओनोमोटोपोइया अलंकार है। द कैट म्यू, जो बिल्ली है वो म्यू म्यू करती है, तो क्या है, ओनोमोटोपोइया अलंकार है। कुकू माने कोयल, कूकती है, कोयल का काम क्या है, कूकना। द डॉग्स बार्क, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, कुत्ता का काम ही है कि भौंकेगा, तो भैया भौंकेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द काऊ, द बफेलो, वाह, तो उनका काम क्या है, उनका आवाज़ ऐसे निकलता है, तो आप समझ जाएंगे क्या ओनोमोटोपोइया है। द स्नेक हाइज इन द बुश, स्नेक मतलब क्या होता है, यन एक ही, स्नेक मतलब होता है सांप, सांप। हिजेस इन द बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी, यानी स्नेक जो होता है उसकी आवाज़ ऐसे निकलती है। हिसेस मतलब ऐसे आवाज़ निकलना होता है। तो आप जान जाएंगे यहाँ पर क्या है, ओनोमोटोपोइया नहीं ध्वनि सूचक अलंकार हो जाएगा।
तो आपको आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरह से मैं समझाया कि कैसे कौन सा अलंकार होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा कैसे होगी, उनको आप कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं आप लोगों को रोचक वीडियो और लाता रहूँगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।